हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 144, जिसमें हम देखेंगे अलंकार विषय। ठीक है, इस विषय से संबंधित हमने एक वीडियो बना ली है। अब हम देखेंगे अगली वीडियो। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं वीडियो के, गौर करें। दोस्तों, मैंने आपको बताया था अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है काव्य के सौंदर्य को बढ़ाना, यानी अलंकृत करना या सुशोभित करना या सौंदर्य में वृद्धि करना। वृद्धि शब्द पर ध्यान दें तो अलंकार। ठीक है, ध्यान रखें, किसी चीज की यानी किसी चीज की क्या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ये बात ध्यान रखें। मैंने बताया था कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 2 होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 2 होते हैं। वैसे कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीसरा किसने माना है? आचार्य भोज ने माना है। ठीक है, तो 2 कौन से बताए थे मैंने? 2 बताए थे, शब्दालंकार और अर्था अलंकार। ठीक है, ये बताया था मैंने। ठीक, आगे देखते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है, ध्यान रखें, 5। और अर्थालंकार के कितने बताए थे? मुख्य रूप से 4 बताए थे, बाकी 4 से ज़्यादा होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं। ठीक, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर तीसरा कौन सा था बताया था अलंकार? तो आचार्य भोज ने बताया है कि शब्दों और अर्थों को, यानी शब्द अलंकार को और अर्थ अलंकार को मिलाकर एक अलंकार और होता है। तीसरा कौन सा? वो होता है उभया अलंकार। ठीक है, उभया अलंकार, ध्यान रखें, यानी कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के योग को उभया अलंकार कहते हैं। ये किसने माना है? तीसरा अलंकार, अलंकारों का तीसरा प्रकार किसने माना है? आचार्य भोज ने। तो नाम भी याद रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं उभया अलंकार। उभया अलंकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो उभया अलंकार के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, ध्यान देंगे। उभया अलंकार, स्क्रीन पर ध्यान दें। उभया अलंकार, ठीक है, इसके कितने भेद? 2। कौन कौन से? तो 2 भेद होते हैं इसके दोस्तों। एक होता है संसृष्टि और एक होता है संकर। एक होता है संसृष्टि, ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा भेद होता है संकर। ठीक है, संकर, ध्यान रखें, ये शंकर नहीं है, संकर है। तो उभया अलंकार के भी 2 भेद हैं। ये बात आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। पूछा जाएगा कि उभया अलंकार, अलंकारों का तीसरा भेद किसने माना है? तो आप बताएंगे आचार्य भोज ने। पूछा जाएगा कि उभया अलंकार के 2 कौन से भेद और होते हैं? तो आप बताएंगे एक होता है संसृष्टि, दूसरा होता है संकर। अब संसृष्टि क्या होती है? तो संसृष्टि अलंकार, ठीक है, ये क्या होता है? इसमें 2 अलंकार मिश्रित होने पर भी अलग दिखाई पड़ते हैं, यानी कि इसमें हम 2 अलंकार, हमने अभी क्या पढ़ा था कि ये शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के योग से बनता है क्या? उभया अलंकार। ठीक है, तो इसमें यानी कि संसृष्टि में शब्द अलंकार भी होगा और अर्थ अलंकार भी होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इसी तरह संकर में भी शब्द अलंकार होगा और अर्थ अलंकार होगा। ठीक है, अब बात क्या याद रखनी है वो ध्यान रखें, क्या जरूरी बातें हैं वो याद रखनी है। तो संसृष्टि में क्या होता है कि जब हम 2 अलंकारों को मिलाते हैं, मिश्रित करते हैं, तो भी यह अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, इनको पहचानने में हमें कठिनाई नहीं होती। किसको पहचानने में? संसृष्टि को। संसृष्टि जो कि उभया अलंकार का एक भेद है,
इसको पहचानने में हमें कठिनाई नहीं होती। ठीक है, यानी इसके मिश्रित रूप को। वहीं अगर हम इसके विपरीत बात करें उभया अलंकार के दूसरे भेद की, जिसका नाम है संकर। क्या नाम है? संकर। तो इसमें क्या होता है ये सुने। इसमें मिश्रित होने पर, क्या मिश्रित होने पर? शब्द और अर्थ, यानी कि ध्यान से देखें संकर में, ठीक है, उभया अलंकार का भेद है ये, ध्यान रखें। इसमें क्या होता है कि शब्द और शब्दालंकार और अर्थालंकार कुछ इस तरह से मिल जाते हैं कि हम इनको पहचान ही नहीं पाते। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उदाहरण लें, जैसे कि हम दूध में जब पानी मिलाते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं तो हमें पानी और दूध में अंतर करना मुश्किल हो जाता है, हम नहीं कर पाते क्योंकि दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी कि इनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। हम नहीं बता सकते कि दूध कितना है और पानी कितना है, जब कोई मीटर यूज़ करेंगे तभी हम बता पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जो संकर है अलंकार, इसमें क्या होता है कि शब्द और अर्थ, शब्दालंकार और अर्थालंकार इस तरह से मिल जाते हैं कि इनकी पहचान में हमें कठिनाई होती है, कठिनाई होती है, जबकि संसृष्टि में हमें कठिनाई नहीं होती। किसमें? संसृष्टि में। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये था हमारा उभया अलंकार। तो दो बातें इसमें हमने कर ली, किसके बारे में? संसृष्टि और संकर के बारे में। तो ध्यान रखें। और उभया अलंकार क्या है? तीसरा प्रकार है या तीसरा भेद है किसका? अलंकारों का। ठीक, किससे मिलकर बना है? शब्दा अलंकार। दो मुख्य भेद जो हैं अलंकार के, कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। उन दोनों भेदों को मिलाकर तीसरा भेद बना, कौन सा? उभया अलंकार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्रश्न वहाँ से नहीं पूछते जहाँ से चीज़ें आपको पता हो, जहाँ लगता है कि थोड़ा सा भी स्टूडेंट्स डाउट होगा स्टूडेंट्स को, या उनकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, या उन्होंने इतनी डीप स्टडी नहीं की होगी, तो वहीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, क्योंकि दिनों दिन पैटर्न चेंज होता जा रहा है, तो अपने आप को इतना मजबूत बना लें, इतना विषय से अपने आप को जोड़ लें कि किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अपने आंसर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर टिक करके आइए। ठीक है, तो दोस्तों हमने बात की थी किसके बारे में? अनुप्रास अलंकार के बारे में। और अनुप्रास अलंकार किसका भेद है? तो अनुप्रास अलंकार भेद है शब्दालंकार का। किसका? शब्दालंकार का। ठीक है, तो देखते हैं, हमने कुछ ये प्रश्न कर लिए थे इसलिए हम इसको जल्दी से पढ़ेंगे। ठीक, तो इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। प्रश्न ये है, इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति अलंकार अनुप्रास अलंकार में नहीं होती, बल्कि किसकी होती है? तो शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है। किसकी? वर्णों की। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति को ही क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, फिर है एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं, जबकि पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति को हम अनुप्रास अलंकार नहीं कहते। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुने। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अब कैसे है? तो पंक्ति को फिर से सुने। देखो, इसमें सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है पंक्ति में। किसकी? सा वर्ण की। ठीक है, देखो, सा सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। ठीक है, तो सा सभी शब्दों के प्रारंभ में आ रहा है। ठीक है, तो शब्द के प्रारंभ में सा वर्ण की आवृत्ति होने से इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। ठीक है, तो देखते हैं अनुप्रास अलंकार से संबंधित व्याख्या। गौर करें,
अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास किस किस शब्द से मिलकर बना है? अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है अनुप्रास। ठीक है, अनु शब्द का अर्थ है, ध्यान से सुने, अनु शब्द का अर्थ है दोस्तों बार बार। जो अनु शब्द है केवल अनु, इसका अर्थ है बार बार। तथा प्रास, प्रास का अर्थ है दोस्तों वर्ण। ठीक है, तो अब देखो कितनी अच्छी व्याख्या है ये, है ना। पूरा का पूरा मतलब इसमें इसका अर्थ ही स्पष्ट हो गया। तो अनु, अनु मीन्स बार बार, प्रास मीन्स वर्ण। ठीक है, तो यानी कि जहाँ स्वर की समानता, जहाँ स्वर की समानता बिना भी, स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि अगर स्वरों में समानता ना भी हो, ठीक है, एक जैसे ना हो, तो भी अगर वर्ण जो हैं वो बार बार आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में सा तथा माँ, सा तथा माँ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पर यानी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देंगे दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अनुप्रास के 5 भेद हैं। कितने? तो अनुप्रास अलंकार के भी भेद हैं दोस्तों। कितने? 5। ध्यान रखें, 5 किसके? अनुप्रास अलंकार के। अब कौन कौन से होते हैं? पहला भेद है दोस्तों छेका अनुप्रास। क्या होता है? छेका अनुप्रास। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। तीसरा होता है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। चौथा होता है श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, चाहे तो आप एक नोटबुक लेकर के बैठें और अपनी नोटबुक में टेबल बनाते जाएं। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में आप करेंगे तो आपको चीज़ें एक बार में ही माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1-2 बार वीडियो रिपीट करके देख लेना। मेरी वीडियो अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रही या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप किसी दूसरे चैनल पर जाकर वीडियो देखें, लेकिन अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, अपने सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। दोस्तों आप यहाँ अपने लिए आए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, मुझसे भी हो सकती है। ठीक है, ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है किसी से भी, क्योंकि हम भी पूरी तरह से ज्ञानी नहीं हैं, हम लोग भी सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, अगर आपको चैनल पर बिल्कुल समझ में नहीं आ रही चीज़ें, आप बिल्कुल दूसरे चैनल देखिए। जिस भी चैनल, 50 चैनल देखें आप, जहाँ आपको चीज़ें समझ में आए आप वहाँ से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आप अपने लिए पढ़ रहे हैं तो मेहनत भी आप ही करेंगे। ठीक, तो ध्यान रखें दोस्तों, और मेहनत करें, मन से करें और ढंग से करें। कोई भी चैनल वाले कितना भी करा लें, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे। अपने नोट्स ज़रूर बनाइए और अपनी स्ट्रेटेजी ज़रूर बना करके चलिए। ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका एग्ज़ाम क्रैक कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, ठीक, इन 2 बातों का। खैर, अब हम चलते हैं वापस से अपने टॉपिक पर ही। तो अनुप्रास के 5 भेद हैं। कितने? 5 भेद हैं। पहला है छेका अनुप्रास, दूसरा है वृत्त्या अनुप्रास, तीसरा है लाटा अनुप्रास, चौथा है श्रुत्यानुप्रास और 5वां है दोस्तों अंत्यानुप्रास। क्या है? अंत्यानुप्रास। ठीक है, इनमें 3 महत्वपूर्ण हैं, 3 महत्वपूर्ण हैं, यानी कि इन 5 भेदों में से भी कितने महत्वपूर्ण हैं? 3 जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, यानी कि 2 जो हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो 5 में से 2 आप अगर हटा देंगे तो आपके पास महत्वपूर्ण कितने बचे? 3। ठीक है, कितने बचे? 3। कौन कौन से बचे? तो पहला है छेका अनुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास और तीसरा है लाटानुप्रास। ठीक है, तो देखो महत्वपूर्ण 5 भी थे, लेकिन 5 में से भी और ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो आपको बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमें यही तरीका अपनाना है कि हमें देखना है कि हमारे सामने चीज़ें बहुत सारी हैं, हमें सब कुछ पढ़ना है, लेकिन उस सब कुछ में से भी महत्वपूर्ण क्या है और उस महत्वपूर्ण चीज़ों में भी महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, हमें वो पढ़नी है और वो समझनी है। ठीक है, तो ध्यान रखें, अपने समय बिल्कुल बर्बाद ना करें,
तो चीज़ें कहाँ से आपको पकड़नी है, कहाँ से पढ़नी है, वो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें किसी को भी याद नहीं रह सकती। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप स्टडी करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है कि जो 5 बताए गए हैं अनुप्रास अलंकार के भेद, उनमें से एक है 5 में से 3 महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से एक है 6 का अनुप्रास। फिर से देख लें आप, ठीक है, क्या है, 6 का अनुप्रास, दूसरा वृत्यानुप्रास और तीसरा लाटानुप्रास, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, ठीक। अब देखो 6 का अनुप्रास कहाँ होता है, ये पूछ रहे हैं कि 6 का अनुप्रास यानी कि जहां 6 का अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां कोई वर्ण केवल 2 बार आए। कितनी बार आए? 2 बार आए। कोई वर्ण केवल 2 बार आए, वहां पर 6 का अनुप्रास होता है। कहने का क्या अभिप्राय है, यानी कि जैसे हम कोई उदाहरण लें, ठीक है, जैसे लें, मेरा नाम ही ले लें, ठीक, आरती, आरती समझ लें, मान करके चलें, आरती, ठीक है, आरती और आवृत्ति ऐसे लें, ये उदाहरण को ऐसे बनाए, आरती आवृत्ति, ठीक है। अब देखो इसमें आ और आ, ये 2 शब्द ही केवल इस्तेमाल हुए। शब्द कितने हैं यहाँ पर? ये पूरा एक शब्द है, ये एक पूरा शब्द है। वर्ण इसमें से क्या है? ये हमारा वर्ण है, ठीक है। वर्ण शब्द के भीतर होते हैं वर्ण, वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, ध्यान रखें, ठीक। तो ये हमारा वर्ण है, तो पूरा शब्द, एक शब्द ये हो गया हमारा, दूसरा शब्द ये हो गया। तो कह रहे हैं कि जहां कोई वर्ण केवल 2 बार ही आए, 2 बार यानी कि एक बार यहाँ आ गया और दूसरी बार यहाँ आ गया, ठीक है, बाकी पंक्ति में कहीं ना आए, ठीक है, तो वहां पर 6 का अनुप्रास होता है। कौन सा होता है? 6 का, ठीक है, 6 का अनुप्रास, ध्यान रखें, 6 का अनुप्रास, ठीक। देखते हैं दोबारा से व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। 6 का अनुप्रास यानी जहां कोई वर्ण केवल शब्द पर ध्यान देंगे, केवल 2 बार आए, वहां 6 का अनुप्रास होता है। अब आगे देखें, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति, जहां किसी वर्ण की, मानो कोई वर्ण है, शब्द नहीं है, वर्ण है, वर्णों की ही बात होगी अनुप्रास अलंकार में, फिर चाहे वो अलंकार का कोई भी, अनुप्रास अलंकार का कोई भी भेद क्यों ना हो, केवल हम इसमें वर्ण की बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें शब्दों पर, पेपर में इसी तरह फंसाते हैं, वर्ण की जगह आपको शब्द लिख करके दे देंगे और कंफ्यूज कर देंगे कि अब बताइए इसमें कौन सा अलंकार है ना। तो वो ये चीजें ही आपको समझनी है, तो माइंड सेट समझें। आगे देखें, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो वहां वृत्यानुप्रास होता है। कौन सा होता है? वृत्यानुप्रास होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई, फिर से सुने, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो, वृत्तियां यानी कि 3 प्रकार की हमारी वृत्तियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है कोमला, एक होती है पुरुषा, एक होती है उपनागरिका, ठीक है। तो ये 3 वृत्तियां हैं, इन 3 वृत्तियों के अनुसार क्या हो, जब किसी वर्ण की आवृत्ति हो तो वहां पर वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। यानी कि इसको आसान भाषा में ऐसे समझेंगे कि वृत्त्या अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां एक वर्ण से ज्यादा वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, ऐसे समझो इसको, जहां एक वर्ण से ज्यादा हो, ठीक है, पता नहीं कि कितने भी हो सकते हैं, यानी एक से अधिक वर्णों की जब आवृत्ति हो तो समझ लीजिए वहां पर वृत्त्या अनुप्रास है, ठीक है। ये आसान भाषा में बात की जा रही है, आप इसको ऐसे समझें, एक वर्ण से अधिक। जबकि हमने 6 का अनुप्रास में क्या पढ़ा था कि कोई वर्ण केवल 2 बार आता है, हमने ये पढ़ा था। जबकि हम वृत्त्या में क्या पढ़ रहे हैं कि केवल एक वर्ण ना हो बल्कि एक वर्ण से ज्यादा हो,
ठीक है, तो वहां पर लिमिटेड था और यहाँ पर अनलिमिटेड वर्ण है, तो ये बात ऐसे आप समझें। ठीक, देखते हैं आगे व्याख्या। दोस्तों अब हम देखेंगे कि वृत्तियां कितने प्रकार की अभी हमने पढ़ी, 3। पहली वृत्ति है कोमला, दूसरी है पुरुषा और तीसरी है उपनागरिका। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। वृत्तियां पूछी जाएं आपसे कि वृत्तियां कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे 3। कौन कौन सी? कोमला, पुरुषा और उपनागरिका। ठीक है, आगे देखते हैं व्याख्या, गौर करें। जिस रचना में या, रा, ला और वा, ठीक है, साथ में सा भी है, या, रा, ला, वा, सा आदि कोमल अक्षरों की प्रधानता हो। ध्यान से सुने, या, रा, ला, वा, सा ये सभी क्या हैं? ये कोमल अक्षर हैं। ठीक है, ध्यान रखें, जब इन कोमल अक्षरों की प्रधानता जिस रचना में हो तो वहां पर कोमला वृत्ति होती है। ठीक है, कौन सी होती है? कोमला वृत्ति। और जहां ओज की व्यंजना हो, ओज तेज, ठीक है, ओज की व्यंजना हो, ये कहाँ होती है? वीर वाले पदों में, यानी कि वीर से संबंधित जो पंक्तियां होती हैं उनमें, वीरता से संबंधित, ठीक है, ओज गुण मिलता है। तो जहां ओज की व्यंजना करने वाले कठोर शब्द आए, ठीक है, जैसे ट वर्ग के वर्ण, ट वर्ग, ठीक है, ट वर्ग के कौन कौन से वर्ण होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक। तो ट वर्ग के वर्ण अथवा द्वितीय वर्ण हो तो वहां पर क्या होता है? पुरुषावृत्ति होती है। ठीक है, पुरुषावृत्ति होती है। उपनागरिका वृत्ति, ये मैं आपको बताऊंगी कि द्वितीय वर्ण किसे कहते हैं। ठीक, ये बहुत ही मतलब डीप टॉपिक है, इस वजह से मैं यहाँ पर अभी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो फिर उसी में ही बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अभी हमें प्रश्न को समझना है, प्रश्न की व्याख्या को समझना है। ठीक है, बाकी इस पर चर्चा आपसे की जाएगी। तो देखते हैं द्वितीय वर्ण वहाँ, अथवा फिर से पढ़ते हैं इस पंक्ति को, जैसे ट वर्ग के वर्ण अथवा द्वितीय वर्ण वहां पुरुषा वृत्ति होती है। और उपनागरिका वृत्ति कहाँ होती है दोस्तों? यह होती है सानुनासिक वर्ण। सानुनासिक वर्ण आते हैं किसमें? उपनागरिका वृत्ति में। सानुनासिक से क्या अभिप्राय है? तो अनुनासिक वर्ण आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अनुनासिक यानी कि जो नाक के द्वारा जो बोलते हैं, जैसे आ, या, ठीक है, ये जो हुई अंग की सी आवाज आती है, तो ये अनुनासिक वर्ण हो गए। ठीक है, तो सानुशासिक, ठीक है, अनुशासिक वर्णों के साथ ये ऐसी बात बोल रहे हैं, तो वहां पर क्या होती है? उपनागरिका वृत्ति होती है। ठीक, तो ध्यान रखें, आपसे इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि वृत्तियां कितनी प्रकार की होती हैं, तो आप बताएंगे 3। कौन कौन सी? कोमला, पुरुषा और उपनागरिका। और अगर डीप में भी पूछ लिया जाए तो व्याख्या तो आपने सुन ही ली है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर एक बार आराम से इसको पढ़ें तो और समझ में आ जाएगा। ठीक, देखते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार, कौन सा अलंकार दोस्तों? लाटानुप्रास अलंकार। इसमें ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है। यानी कि लाटा अनुप्रास में ऐसे शब्द आते हैं, पहली बात इसमें आता क्या क्या है ये समझें। शब्द भी आते हैं और वाक्य भी आते हैं। शब्द भी आते हैं और वाक्य भी आते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुने। लाटा अनुप्रास में ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ एक होता है, लेकिन जब हम उसका अन्वय करते हैं तो पूरी की पूरी उक्ति का अर्थ ही बदल जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि अन्वय क्या होता है ना? अन्वय करने का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, अन्वय का अर्थ होता है कि शब्दों को तर्कपूर्ण रखना। शब्दों को तर्कपूर्ण रखना यानी शब्दों का
आपस में संबंध बैठाने के लिए, यानी जो शब्द होते हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बैठाने के लिए जब हम शब्दों का, अन्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें हम अन्वय कहते हैं। ठीक है। और अगर आपको इसको और डीप में समझना है अन्वय क्या है, तो इसको साधारण से रूप में समझें कि अन्वय में सबसे पहले जब हम किसी पंक्ति का अन्वय करते हैं तो उसमें कर्ता पहले आता है। क्या आता है? कर्ता। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य में संबंध बताते हैं। ठीक है। विशेष्य, ध्यान रखें, विशेष्य। ठीक है, जैसे भी लिखा जा रहा है ये। फिर इसके बाद क्या आएगा? अंत में हमने सबसे पहले लिया कर्ता, फिर हमने बताया विशेषण और विशेष्य में संबंध। इसके बाद अंत में क्या आ जाएगा दोस्तों? कर्ता, सब्जेक्ट हो गया, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, विशेषण ये हो गया, हमारी वर्ब्स हो गई। ठीक है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसे समझे, यानी कि कर्म, क्रिया हमारी सबसे एंड में आएगी। ठीक है। तो जब भी हम किसी का अन्वय करेंगे पंक्ति का, तो कर्ता सबसे पहले, फिर विशेषण और विशेष्य का संबंध और अंत में क्रिया आएगी। तो ये होता है अन्वय। यानी कि शब्दों का आपस में संबंध बैठाने के लिए हम जब तर्कपूर्ण शब्दों को तर्कपूर्ण रखते हैं तो उसे अन्वय कहते हैं। ये बात समझ लें। तो अब यहाँ पर जो अन्वय शब्द आया है इसको समझें। ठीक, अब फिर से सुन लें। लाटा अनुप्रास में ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, यानी ऐसे शब्द और वाक्य जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही हो, लेकिन जब हम उनका अन्वय करेंगे यानी पंक्ति में सेट करेंगे, ठीक, क्रिया विशेषण कर्ता, क्रिया विशेषण और क्रिया की जगह पर, तो पूरी की पूरी उक्ति का अर्थ ही बदल जाएगा। वहां पर क्या होगा दोस्तों? वहां पर होगा लाटा अनुप्रास। ठीक है, लाटा अनुप्रास अलंकार। ठीक, इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं आसान भाषा में, तो वाक्य दो या दो से अधिक बार आए। इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि वाक्य में वर्ण जो होता है दो या दो से अधिक बार आए, तो क्या होता है? लाटा अनुप्रास होता है। ठीक है, यानी कि शब्द या वाक्य, इसमें शब्द भी रिपीट हो सकता है और वाक्य भी रिपीट हो सकता है। इससे पहले जो हमने पढ़े उसमें केवल शब्दों की बात की जा रही थी, लेकिन लाटा अनुप्रास इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें वाक्य को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि पूरा की पूरा वाक्य भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ये कह रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाटा अनुप्रास। बाकी के देखते हैं, एक होता है श्रुत्यानुप्रास भी, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 5 में से जो 2 हमने नहीं किए उसमें से एक होता है श्रुत्या। ठीक है, श्रुत्या अनुप्रास। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें जब हमें जब हम किसी पंक्ति को सुनते हैं और हमें वर्णों की आवृत्ति दिखाई देती है तो उसे हम श्रुत्या अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके अलावा एक और भेद की अनुप्रास के, वो होता है अंत्या। क्या होता है? अंत्या अनुप्रास, अंत्या। ठीक है, तो अंत्या अनुप्रास कहाँ होता है? यानी पंक्ति के अंत में अंत्या अनुप्रास होता है। शब्द से ही समझ में आ रहा है अंत, यानी कि पंक्ति के अंत में अंत्या अनुप्रास होता है। इसका पहचानने का तरीका है कि जहां पर पंक्ति की तुक मिलती है अंत में, ठीक है, उन शब्दों को आप देखेंगे जो तुक वाले शब्द होते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है? अंत्या अनुप्रास अलंकार होता है। अंत्या अनुप्रास से सीधे समझे तुक वाला स्थान जो शब्द का होता है वो अंत्या अनुप्रास है, और तुक कहाँ मिलती है? पंक्ति के अंत में। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी ये अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
मेरे चैनल को, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी इस विषय से संबंधित दोस्तों हम अगले वीडियोस और बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, कोरोना टाइम चल रहा है, सुरक्षित रहें, घर में रहें, ठीक। तो चलते हैं, धन्यवाद दोस्तों।